आज का हमारा टॉपिक जो है रिवीजन का वो है आइसोमेरिज्म। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि डेफिनेशन कि आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, आइसोमेरिज्म फेनोमेनन क्या होता है। तो ऐसा है कि अगर दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो उन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं। अब इसके दो टाइप होता है। पहला स्ट्रक्चरल, ये तब होता है जब एटम्स के कनेक्टिविटी चेंज होते हैं। और दूसरा है स्टीरियो, जब कनेक्टिविटी जो होना चाहिए सेम होना चाहिए बट उसका स्पेस में ओरिएंटेशन जो होना चाहिए वो डिफर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब स्ट्रक्चरल होगा तो स्टीरियो नहीं हो सकता, जब स्टीरियो होगा तो स्ट्रक्चरल नहीं हो सकता। दोनों का कंडीशंस अलग है। एक में कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट होना है और एक में कनेक्टिविटी क्या होना है, सेम होना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इन दो कंपाउंड्स में कनेक्शन चेंज हुआ। अभी CH2 था, उस पर CN था, अभी वो CH3 बन गया, तो इसको बोलेंगे ये स्ट्रक्चरल है। इन दो कंपाउंड्स में अगर आप देखो तो हर एक एटम अपने यहाँ पे देखोगे हर एक एटम अपने सेम एटम से कनेक्ट। ये कार्बन और ये कार्बन देखो CH3Cl से है, और ये वाला कार्बन जो है वो ब्रोमीन और इससे ही है। लेकिन अभी Cl के साइड में ब्रोमीन है और यहाँ Cl के साइड में के अपोजिट में ब्रोमीन है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो है तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। इसी तरह का है कि जब कनेक्शन सेम होगा तो स्टीरियो होने का चांसेस है, और जब कनेक्शन डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल ही होगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के 6 टाइप्स है: चेन, फंक्शनल, पोजीशन, मेटामेरिज्म, रिंग चेन एंड टॉटोमेरिज्म। वन बाय वन देखते हैं उनमें क्या होता है। बट इतना पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा कि जब भी स्ट्रक्चरल होगा उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है कैन बी सेपरेबल या रिजॉल्वेबल भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, इसको हम रिजॉल्वेबल भी बोलते हैं, जिनको हम अलग अलग कर पाएंगे। अगर मान लो ए और बी दो आपस में स्ट्रक्चरल है और उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो उन दोनों को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके 3 टाइप है: ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल। ज्योमेट्रिकल होता है जब सिस्टम में रिजिडिटी होता है, और रिजिडिटी का मतलब है कि सिस्टम में या तो मल्टीपल बॉन्ड्स मिलेंगे या साइक्लिक रिंग मिलेंगे। ऑप्टिकल होता है जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाते हैं। और कन्फर्मेशनल होता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि ज्योमेट्रिकल में फिजिकल केमिकल जो होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। ऑप्टिकल में वो केमिकली डिफरेंट हो सकता है बट विथ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स ओनली। और कन्फर्मेशनल में वो नॉन रिजॉल्वेबल बोलते हैं, बिकॉज उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये इतने ज्यादा फास्ट आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहला है चेन। ये तब होता है जब दो कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस होता है पेरेंट चेन या साइड चेन में। जैसे इन दो कंपाउंड्स में पेरेंट चेन में डिफरेंसेस है। ठीक है, इसमें देखोगे तो साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस है, मतलब पेरेंट चेन में ही डिफरेंसेज है। यहाँ पे देखोगे तो साइड चेन में 2 कार्बन था यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं, एक एक कार्बन ही है, मतलब साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंसेज आया। इनको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स ही बोल रहे हैं। तो चेन आइसोमर्स पेरेंट चेन में कार्बन डिफरेंस के कारण भी होता है, और साइड चेन में भी कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होने के कारण होता है। उसके बाद है फंक्शनल। एक मिनट, ए था, चेन के बाद पोजीशन होना चाहिए था, पोजीशन लगता है यहाँ पे शायद मिसिंग है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। पोजीशन होने का मतलब क्या है, उस केस में चेन आइसोमेरिज्म का कंडीशन नहीं होना चाहिए। चेन नहीं होने का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन और साइड चेन सेम होगा, बट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, या किसी सब्स्टिट्यूएंट्स, इनका चेंज होना पड़ेगा, तभी हम पोजीशंस की बात कर पाएंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल। ये तब होता है जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंस हो जाए। ठीक है, और जब फंक्शनल होता है तो ना तो चेन होता है ना ही पोजीशन होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के केस में चेन और पोजीशन पॉसिबल नहीं है, और अगर कहीं पे चेन है तो वहां पे पोजीशन और फंक्शनल पॉसिबल नहीं है, और कहीं पे अगर पोजीशन है तो वहां पे चेन और फंक्शनल पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके नोट्स में देख लो। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये इनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम एरोमेटिक अमाइन और एलिफेटिक अमाइंस को हम फंक्शनल मानते हैं।
और ये वाला भी इंपॉर्टेंट था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री माइनस को भी हम फंक्शनल मानते हैं। सिमिलरली हम एरोमेटिक अल्कोहल एंड एलिफेटिक अल्कोहल्स को भी हम फंक्शनल मानते हैं। उसके बाद है मेटामेरिज्म। ये तभी होता है जब आपके पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, कुछ इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप, ये वाला जिसमें एक से ज्यादा आर ग्रुप लगता हो। तो इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी का आर ग्रुप का नेचर चेंज होता है, इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इफ नेचर ऑफ आर ग्रुप चेंजेस, ठीक है, नेचर ऑफ आर ग्रुप चेंजेस या वहां पे ब्रांचिंग चेंज हो जाए आर ग्रुप में, उन केस में उनको मेटामर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये ईथर है पॉलीवैलेंट, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, अब यहाँ पे हो गया 3 कार्बन और यहाँ पे हो गया 1 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे। अब जैसे ये एस्टर है, पॉलीवैलेंट है, अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हो गया। अब लेकिन देखो यहाँ पे आर ग्रुप चेंज करने में आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज मत करना। अब ये देखो, ये कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये फंक्शनल हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ये आपस में फंक्शनल है, लेकिन एस्टर एस्टर में हो सकता है। अब एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि मेटामर्स जो होते हैं वो चेन और पोजीशन भी हो सकता है, ठीक है, मेटामर्स जो है वो चेन और पोजीशन भी हो सकता है। अब यहाँ पे उसमें क्वेश्चंस था, हाउ मेनी अल्केन्स आर पॉसिबल विथ मोलिकुलर फॉर्मूला। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने पहले भी बोला है, सबसे पहले आप DOU निकालो। अब उसका मैं फॉर्मूला जो बताया था वो वाला यूज करो आप, ये वाला, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, और जब DOU आएगा तो उसके बेसिस पे आप स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने में ईजी होगा। जैसे C5H12 है, तो इसका अगर मैं DOU निकालूंगा तो 5 + 1 - 12/2 मतलब 0 आया, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड या साइक्लिक नहीं है। अब DOU निकलने के बाद सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप स्ट्रेट चेन बनाओ, मैक्सिमम पॉसिबल जो लंबा हो सकता है। तो 5 कार्बन का 5 बनाया, और उसके बाद 1 बाय 1 चेन को सॉर्ट करते हुए आप सब्स्टिट्यूएंट्स को पोजीशन को चेंज करो। सब्स्टिट्यूएंट्स अगर ब्रेक हो सकता है तो उसको ब्रेक करो, और उस तरीके से आप डिसाइड करो। तो एग्जांपल्स एक बार क्लास में आप जो कराया है मैंने, अगर देख लो आप, ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कंडीशन एक ही है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओ और उसके बाद धीरे धीरे करके 1 कार्बन करके उसको छोटा करते चले जाओ। और यहाँ पे मैंने कुछ एक ट्रिक जैसा बताया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम पता हो कितने आपके पास है, तो उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ पॉसिबल अल्काइल ग्रुप्स भी कर सकते हो, और इसको आप केयरफुली यूज करोगे तो बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ था, हाउ मेनी ईथर्स आर पॉसिबल विद C4H10, जो कि नीट का भी क्वेश्चन था, ये आई थिंक 21 या 22 में क्वेश्चन था, ये 22 का ही क्वेश्चन था शायद। ये कितने ईथर्स पॉसिबल है। अब देखो, ईथर बोलने का मतलब है यहाँ पे वो ग्रुप है। अब मेरे पास 4 कार्बन है, अब इस 4 कार्बन को मुझे डिवाइड करना है 2 जगह, तो पहला पॉसिबिलिटी है कि मैं 3 और 1 कर दूं, और फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है मैं यहाँ 2 और 2 कर दूं। अब देखो, एक कार्बन से तो एक ही वैलेंस, एक ही टाइप का अल्काइल ग्रुप मिलेगा, बट 3 कार्बन से 2 मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होगा, और 2 से भी एक ही मिलता है तो यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी होगा, तो टोटल आंसर क्या बन जाएगा, 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे था, हाउ मेनी कीटोन्स आर पॉसिबल, ठीक है, हाउ मेनी कीटोन्स आर पॉसिबल विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O, ठीक है। अब यहाँ से हमने DOU निकाला, DOU निकालेंगे तो 6 + 1 - 12/2 मतलब 1 आया, ठीक है, और वो DOU तो ये कीटोन खुद ही कंज्यूम कर जाएगा। तो मेरे पास है C डबल बॉन्ड O, टोटल कितने कार्बन है, 6, उसमें से एक यूज कर लिया, बच गया 5, तो मैं अब लिखूंगा यहाँ पे 4 और 1 लिख सकता हूँ, 3 और 2 लिख सकता हूँ। 4 कार्बन से भी देखा था 4 वेरिएशन है, 3 कार्बन से कितना वेरिएशन है, 2 वेरिएशन है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आगे क्वेश्चंस भी आप देख लो एक बार नोट्स में जो है। उसके बाद है रिंग चेन। अब इसमें क्या है कि अगर 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दूसरे के पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है, देन उनको हम रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे C3H6 है, तो एक मेरे पास प्रोपीन है और एक मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है, तो इसके पास रिंग है, इसके पास ओपन चेन है, इनको आपस में हम क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं। बट ये उतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अपने लिए होगा क्या बोलते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। रिंग चेन पॉसिबिलिटी वाले में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था,
कि अगर किसी ने पूछ दिया साइक्लिक ड्रॉ करो तो काम आएगा। इसमें वही है कि आपने DOU निकाला, प्रिडिक्ट किया कितने रिंग्स बन सकते हैं या डबल बॉन्ड बन सकते हैं, और इसमें भी वही है, सबसे पहले सबसे बड़ा रिंग बनाओ। तो 5 कार्बन है, सबसे पहले 5 बनाया और उसके बाद एक-एक करके कार्बन कम करो, रिंग छोटा करो और सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन चेंज कर करके पॉसिबिलिटी ढूंढो। उस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 2 क्वेश्चन आप फिर से सॉल्व कर लो, ड्रॉ किया ही हुआ है, आपके पास नोट्स में भी होगा, एक बार देख लो आप। ये सभी वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसको। देखो इतने सारे क्वेश्चन डिवीजन में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर देता हूँ, एग्जांपल्स आप नोट से देखा करो। उसके बाद है टॉटोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है कि जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड होता है बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम्स, मतलब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, और अगर उसमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के रिस्पेक्ट में अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा A डबल बॉन्ड बी का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब A कम है, तो ये वाला लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब उसके नेक्स्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। जनरली हमारे सिलेबस में अल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं, बाकी आप कोई भी ऐसा ग्रुप ले सकते हो जिसमें A और B का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम नहीं हो। जैसे NO2 में है N डबल बॉन्ड O है, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N है, ऐसे ग्रुप्स आप ले सकते हो। बस इसमें ध्यान रखना है कि ब्रिज हेड कार्बन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स था, देखो इसके रेस्पेक्ट में C डबल बॉन्ड हो, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन होगा, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है होगा, ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है होगा। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है लेकिन वो ब्रिज पोजीशन है इसलिए यहाँ से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं इसलिए नहीं होगा। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आता है आपका कुछ इस तरीके का कि अगर सपोज कहीं पे मान लो ऐसा ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, तो अभी CO के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है बट यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्फा जो हाइड्रोजन होगा वो कभी sp2 कार्बन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। उस केस में क्या है, हम अल्फा का अल्टरनेट पोजीशन, मतलब ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है और ये गामा है, तो हम गामा हाइड्रोजन को देखते हैं। देखो यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा वो यहाँ पे पहुंच सकता है, तो अल्फा के अलावा हम गामा पोजीशन का हाइड्रोजन को भी कंसीडर करते हैं, अगर वो भी होगा तो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल है। अब यहाँ पे उन दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो ये याद रखना है बेंजोक्विनोन बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। उसके बाद अपने पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये तब होता है जब आपका कनेक्टिविटी सेम हो बट आपका एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इट अराइजेस ड्यू टू रिजिडिटी इन द मॉलिक्यूल if a compound have same connectivity of atom but areal distance between two groups changes, then geometrical isomerism is possible. अब ये तभी होगा जब सिस्टम में रिजिडिटी होगा, मतलब या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या साइक्लिक रिंग मिलेगा, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो नॉन इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, मतलब अपने आप वो चेंज नहीं होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया 2 CH3 सेम साइड में है तो कुछ उनके बीच का डिस्टेंस L1 है और वही अपोजिट साइड चला गया, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ L2 हो गया, तो चेंज हुआ तो ज्योमेट्रिकल होगा। यहाँ भी वही है, CH3 और H के बीच का डिस्टेंस देखा जा रहा है, फिर CH3 H का डिस्टेंस चेंज हुआ, या H और H जो भी चीज देखना, किसी भी दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। पहला है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में 2 केस आएगा, C डबल बॉन्ड C में। तो जब आपके पास अल्कीन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी होगा जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो भी दो ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए, दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। जैसे इस कार्बन पे देखो C2H5 है और यहाँ पे भी C2H5 है, तो नहीं हुआ। इस पे ये CH3 है, C2H5 है, डिफरेंट है, और यहाँ पे H है और Cl है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया। अब दूसरा था, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड N है जो कि इमीन बेस बोलते हैं, अगर ऐसा है तो फिर से एक ही कंडीशन है, कार्बन पे दो ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो पॉसिबली होगा। और N डबल बॉन्ड N में हमेशा ही होता है, बिकॉज उसमें हमेशा हर नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है, तो वो हो जाएगा। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो साइक्लिक रिंग, और इस केस में एक ही चीज देखना है हमें कि अगर आपके पास साइक्लिक रिंग है तो उसमें एटलीस्ट 2 कार्बन पे हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर पॉसिबल होगा।
तो इन केस ऑफ साइक्लिक रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर पॉसिबल if at least two carbon atom in cyclic ring have two different substituents. साइक्लिक रिंग में कम से कम दो ऐसे कार्बन होने चाहिए जिसपे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा और ये इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ रिंग, मतलब 3 मेंबर रिंग में भी हो सकता है, 10 मेंबर में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है और रिलेटिव पोजीशन से भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दो ऐसे कार्बन जिस पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है वो 1 पे है, जैसे यहाँ देखो ये 3 है, इस कार्बन पे कौन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, डिफरेंट हो गया 2, और एक दूसरा कार्बन पे ब्रोमीन और H है, पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, इस पे कौन होगा, H होगा, और यहाँ पे कौन होगा, H होगा। तो दो कार्बन पे मुझे डिफरेंट ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। अभी देखो रिलेटिव पोजीशन देखा जाए तो ये अगर 1 पे है तो ये 3 पे है। अगर ये मान लो ये वाला इस कार्बन पे भी होता तब भी होता, ठीक है। लेकिन आपको बस कंडीशन यही करना है कि एटलीस्ट 2 कार्बन पे डिफरेंट सब्सटेंस होना चाहिए। इस वाले ग्रुप में दोनों CH3 है, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाया बिकॉज मेरे पास एक ही कार्बन आया। अब जैसे यहाँ इस कार्बन पे 2 CH3 हो गया, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन पे डिफरेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा। अब साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड के कारण भी हो सकता है, बट उसका एक ही कंडीशन है कि साइक्लिक रिंग में कम से कम 8 कार्बन होना पड़ेगा, अदरवाइज ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड इन साइक्लिक रिंग पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर आपका रिंग छोटा होगा तो रिंग में स्ट्रेन आता है और उस स्ट्रेन के बचने के लिए या उस स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए ट्रांसफॉर्म बन ही नहीं पाता। अगर ट्रांसफॉर्म कोई बनाने जाएगा छोटे रिंग में तो वो रिंग ब्रेक हो जाएगा। इसलिए साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड के कारण तभी होगा जब आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइक्लिक रिंग मिनिमम कितना होना चाहिए, 8 होना पड़ेगा। अब अगर साइक्लिक रिंग और डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए, जैसे यहाँ पे है साइक्लिक रिंग और डबल बॉन्ड एक साथ आया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की तरह सोचते हैं कि हम डबल बॉन्डेड कार्बन जो रिंग का पार्ट है उसको हाइपोथेटिकली डिवाइड करते हैं और देखते हैं दोनों पार्ट क्या मेरा सेम है। अगर सेम है तो डबल बॉन्ड पे नहीं हो पाएगा, और दूसरे वाले साइड में तो ओपन चेन जैसा सोचो, इस और H और CH3 को डिफरेंट होना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे देखा H और CH3, ये कार्बन डिफरेंट हो गया। अब इस कार्बन पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों डिफरेंट हो गया। जब दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल हो पाएगा। और साथ में एक चीज और भी देखेंगे, क्या साइक्लिक रिंग में मेरे पास ऐसे कार्बन हैं क्या जिसपे दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे इस कार्बन पे CH3 और H है और यहाँ भी CH3 और H है, तो मेरे पास दो ऐसे कार्बन मिल गए जिसपे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। साथ ही साथ डबल बॉन्ड पे भी पॉसिबल है, तो यहाँ डबल बॉन्ड पे भी होगा और सब्स्टिट्यूएंट्स पे भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ देखो, इस पे भी H और CH3 है, इस पे डिफरेंट हो गया और इस पे भी ये डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो डबल बॉन्ड के कारण है। इस केस में अब डबल बॉन्डेड कार्बन के अपोजिट कार्बन पे अगर कोई ग्रुप दिखाई दिया तो उसके बारे में कभी हमें सोचने का जरूरत नहीं है, बिकॉज जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हाइपोथेटिकली खुद ही डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। तो बोल सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड पे भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स पे भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसको यहाँ से हमने डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो ये दोनों पार्ट सेम हो गया, ये दोनों पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया। तो बोल सकते हैं डबल बॉन्ड पे तो नहीं होगा, बट इस कार्बन में एक CH3 और H है और इस कार्बन पे भी CH3 और H है। मतलब मेरे पास दो ऐसे कार्बन हैं जिसपे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड पे तो नहीं होगा बट सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण होगा। तो हमें दोनों कंडीशंस को सर्च करते रहना है। अब इन एग्जांपल्स को आप देख लो जो सॉल्व है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण भी होगा लेकिन डबल बॉन्ड के कारण नहीं होगा बिकॉज दोनों सेम है। यहाँ पे डबल बॉन्ड पे नहीं हुआ बिकॉज ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पे H और CH3 डिफरेंट है, यहाँ भी ये दोनों डिफरेंट है, तो डबल बॉन्ड पे भी होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स पे भी होगा बिकॉज इस पे Br और H है और इस पे Cl और H है। ठीक है, तो एक बार अपने नोट्स के एग्जांपल देख लो, हो सकते हैं थोड़े बहुत डिफरेंट भी हो। अब नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, एंड अगर पॉसिबल है तो नंबर ऑफ लोकेशंस को भी आइडेंटिफाई करना है बिकॉज आगे जाके इन्हीं को हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ये H और H है, सेम हो गया, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये एग्जांपल्स है, आपके नोट्स में भी लिखा होगा। देखो इस कार्बन पे H और CH डिफरेंट है, इस कार्बन पे ये दोनों डिफरेंट है, पॉसिबल है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण भी होगा,
और इस डबल बॉन्ड पे भी है, इस डबल बॉन्ड पे नहीं है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल एक बार देख लो। मैंने पॉज किया स्क्रीन को, पॉज करके एक बार आप चेक कर लो खुद से, ठीक है। अब उसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो उनको हम कुछ नाम से बुलाते हैं, कभी सिस्ट्रॉन्स बोलते हैं, कभी सीन बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे यही है। अब उसका रूल क्या है कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ठीक है, और आपके पास दो सिमिलर ग्रुप है, सिमिलर मतलब सेमी ग्रुप है, और वो सेम साइड में है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, और अपोजिट होगा तो क्या बोलेंगे, हम ट्रांस बोलेंगे। जैसे C2H5 है यहाँ पे और इधर कोई C2H5 है, मतलब इसको देख के फायदा नहीं है। अब देखो दोनों में सिमिलर कौन है, तो Cl सिमिलर है और वो कहाँ पे अपोजिट में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। सिमिलरली आप साइक्लिक पे सब्सटेंट्स के कारण भी बोल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे कोई बोलेगा कि Cl और Br को देखे, बिल्कुल मत देखो, बिकॉज इस कार्बन पे Cl है, इस कार्बन पे Cl है क्या, नहीं है। तो किसको देखे, हम H को देखते हैं, और H कहाँ दिखाई दे रहा है, अपोजिट साइड, इसको क्या बोलेंगे, हम ट्रांस बोलेंगे। और इन केस ऑफ डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग, if both carbon do not contain any similar group, उस केस में हम EZ नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। अब EZ नोमेनक्लेचर के में क्या था कि ये CIP रूल पे बेस्ड है, और CIP रूल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है। CIP रूल के बेसिस पे हम प्रायोरिटी देते हैं, और प्रायोरिटी देने के बाद देखते हैं दो हाई प्रायोरिटी सेम साइड में है तो Z बोलेंगे, और अपोजिट साइड में है तो क्या बोलेंगे, हम E बोलेंगे। जैसे यहाँ पे है, इस कार्बन पे देखो तो एक CH3 है और Cl है। पहला एटम कौन अटैच्ड है उसको देखेंगे, तो पहला एटम कार्बन है, पहला कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन का ज्यादा है, ये हाई प्रायोरिटी हो गया। और इधर में कार्बन है, उधर में ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन ज्यादा है, तो दो हाई प्रायोरिटी सेम साइड, तो क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। तो पहला था हायर एटॉमिक नंबर, हायर द प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन है, तो इस कार्बन के दो ग्रुप कौन है, फ्लोरीन और क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इधर इस कार्बन पे आयोडीन और ब्रोमीन, ब्रोमीन सॉरी आयोडीन ज्यादा है, तो दोनों अपोजिट साइड होगा तो क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। इस वाले एग्जाम्पल को आप ट्राई करोगे। रूल नंबर 2, अगर आपके पास मान लो आइसोटोप्स है तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा, बट याद रखना ये आइसोटोप्स में रूल काम करेगा, नॉर्मल एलिमेंट्स में काम नहीं करेगा। देखो पहले हमें एटॉमिक नंबर पे देखना है। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो मास नंबर से काम चलाएंगे। इसमें क्या है, जिसका मास नंबर ज्यादा है उसका प्रायोरिटी भी ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है C14CH3, और ये CH3 है, बाय डिफॉल्ट 12 होता है, 13 नहीं होता है, ठीक है। तो 12 और 14 है तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया। यहाँ पे H लिखा है, D लिखा है, दोनों ही तो हाइड्रोजन ही है, बट D का मास नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसलिए इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो दो हाई प्रायोरिटी सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। वैसे यहाँ पे है ये N15 है, ये N14 है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे Cl37 है, Cl35 है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, क्या बोलेंगे, हम इसको भी जेड बोलेंगे। अब क्या है कि अगर आपका फर्स्ट एटम, जो फर्स्ट टू एटम्स है वो सिमिलर है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम उस एटम से अटैच्ड जो भी बाकी एटम्स है उनका सेट बनाते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ लिखा है CH2OH, तो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो OHH मैंने सेट बनाया। और नीचे वाले में CH3 था तो इसमें मैंने तीन हाइड्रोजन का सेट बनाया, और इन सेट को कंपेयर करेंगे, पहले में ऑक्सीजन है, यहाँ पहले में हाइड्रोजन है, इसका प्रायोरिटी डिसाइड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, तो इस कार्बन का सेट क्या आया, CHH, इसका सेट आया HHH, तो ये हाई प्रायोरिटी है, इनको हमने अपोजिट में रखा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है, एक बार आप ये सॉल्व एग्जांपल देख लो। अब अगर पहले दो एटम का सेट भी सेम हो जाए, पहले दो एटम का सेट भी सेम हो जाए, उस केस में क्या करते हैं, हम नेक्स्ट एटम पे मूव करते हैं। जैसे यहाँ देखो ये CH2 है, ये CH2 है, आगे भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो इस एटम से काम नहीं बनेगा। अब हमको इन एटम्स को कंपेयर करना पड़ेगा, तो इस पे पहला ऑक्सीजन है और इस पे पहला सल्फर है, यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड होगा। और इधर में देखेंगे तो CH2 CH2 Cl, और यहाँ पे CH Cl CH3, तो इस कार्बन पे देखा जाए तो दो, एक इसका सेट क्या बना, CHH, और इस कार्बन का सेट क्या बना, Cl CNH। तो पहला यहाँ पे कार्बन है और इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन वाले का पहला सेट बनेगा, तो आंसर क्या बन गया, जेड।
तो ये रूल क्या था कि अगर फर्स्ट 2 एटम जो कि डबल बॉन्डेड से अटैच्ड है, उनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड जो सेट ऑफ एटम है जो उसके साथ कनेक्टेड है वो भी सेम है, उस केस में हम क्या करेंगे, बोलेंगे वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे उनके साथ जो नेक्स्ट एटम अटैच्ड होगा उसका सेट बनाओ और कंपेयर करो। ठीक है। अब है, अगर आपके साथ कोई ग्रुप है, ग्रुप अटैच विद डबल बॉन्ड कार्बन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स को हम सीरीज ऑफ हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड की तरह सोचते हैं। डबल बॉन्ड ओ को ये सोचेंगे कि वो 2 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ट्रिपल बॉन्ड एन है तो सोचेंगे कार्बन पे 3 नाइट्रोजन अटैच्ड है। एक उसमें रियल होगा, बाकी जो भी एटम आएगा वो सब हाइपोथेटिकल होगा। जैसे यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन था, तो एक रियल रहा, 2 हाइपोथेटिकल रहा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है तो एक ऑक्सीजन रियल है और एक हाइपोथेटिकल है। फिर सेट को कंपेयर करो, आप आंसर को निकालो। सी डबल बॉन्ड ओ देखो 2 ऑक्सीजन अटैच दिखाया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन 3 बार नाइट्रोजन अटैच दिखाया, सी डबल बॉन्ड OH, OH तो नॉर्मल ही है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, एक रियल एक हाइपोथेटिकल। तो इस तरीके से हम सेट को दिखाते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल्स को आप एक बार खुद देख लो, पॉज करके आंसर निकाल लो, आ जाएगा आपका। अब सपोज आपके पास ऐसे 2 एटम आ गए जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, सेट भी सेम है, बट फर्क ये है कि एक के पास रियल एटम ज्यादा है, एक के पास रियल एटम कम है, या ऐसा बोलो एक के पास इमेजिनरी एटम कम है और एक के पास इमेजिनरी एटम ज्यादा है। उस केस में उस सेट को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जिसमें नंबर ऑफ इमेजिनरी एटम्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे इसका सेट अगर आप देखो तो इस पे क्या आएगा, कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका सेट आया कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहला कार्बन रियल, पहला कार्बन रियल सेम है, बट यहाँ पे ये वाला इमेजिनरी है और ये रियल है, इमेजिनरी वाले को प्रायोरिटी देंगे। सिमिलरली यहाँ पे है कार्बन, 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 यहाँ भी है कार्बन, कार्बन, बट ये तीनों रियल है और ये 2 इमेजिनरी है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या बना, जेड बना। ठीक है, लेकिन उसके लिए सारे एटम सेम होना पड़ेगा, एक्सेप्ट रियल इमेजिनरी के अलावा कोई डिफरेंस नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पे है कि अगर डबल बॉन्ड से अटैच्ड जो ग्रुप्स है वो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। इफ ग्रुप अटैच्ड टू डबल बॉन्ड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जैसे मतलब एक सिस है और एक ट्रांस है, तो सिस का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस है और ये सिस है, तो जेड आंसर बन, सॉरी ई आंसर बन गया। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ई। उसके बाद अपना टॉपिक आता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब इसमें 2 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको सबसे पहले पता करना है कितने लोकेशंस हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड के कारण हो, चाहे फिर वो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण हो, जिसके भी कारण हो, सबसे पहले आप लोकेशन पता करो कि कितने लोकेशंस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक है, आपको n सबसे पहले निकालना है, उसके बाद देखना है मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक बोलने का मतलब है मॉलिक्यूल को हम 2 साइड से रीड कर सकते हैं, एक बार हम लेफ्ट टू राइट रीड कर सकते हैं और एक बार हम राइट टू लेफ्ट रीड कर सकते हैं। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने में या राइट टू लेफ्ट जाने में आपको पढ़ने का सीक्वेंस एकदम सेम दिखता है तो वो सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे यहाँ पे पहला CH3 है, यहाँ भी CH3 है, पर उसका नेक्स्ट जो है वो CH है, यहाँ पे CH2 है, तो सेम नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n, जहाँ पे n है कितने लोकेशंस है, तो यहाँ पे 2 लोकेशंस थे, इसलिए 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ भी सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो इसमें मैंने डबल बॉन्ड को पकड़ रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड पे भी है, यहाँ डबल बॉन्ड पे भी है, तो n का वैल्यू 3 है, तो 2 टू द पावर 3 आंसर क्या हो जाएगा, 8। दूसरा, अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, फिर से n काउंट करो। अब n ऑड है इवन है, उसके बेसिस पे 2 फॉर्मूला बने। अगर n आपका इवन है तो ये फॉर्मूला है 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। और अगर n ऑड है तो फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। अब ऑड इवन के बेसिस पे आप फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू 2 है तो इवन हो गया, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया, 3। अब देखो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है और इस सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण भी पॉसिबल है,
मैंने n का वैल्यू 3 काउंट किया, बट देखने में क्या है, इधर से आओ या इधर से जाओ, एक ही देखने में लग रहा है। तो यहाँ पे ऑड है तो 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH2 सिमेट्रिक नहीं है, इस डबल बॉन्ड पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, तो इनका वैल्यू 2 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, हर डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल नहीं होता है, इसको दिमाग में बैठाइए। उन्हीं डबल बॉन्ड्स पे होगा जिस पे वो कंडीशन फुलफिल करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, कि बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन शुड हैव 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, तभी आप आगे फॉर्मूला यूज कर पाओगे। अब जैसे देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, देखने के लिए 3 है बट काम का एक ही है। इन सब पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज इस पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे आंसर 2 ही रहेगा। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को मैं स्क्रीन पर रोक रहा हूँ, आप n लिखा हुआ है, आप पहले खुद काउंट कर लो एक बार और फॉर्मूला में बैठा के आंसर मैच कर लो। अब उसके बाद आता है साइक्लिक वाले। साइक्लिक वाले में क्या है ना, पॉसिबिलिटी है, इसमें फॉर्मूला मत यूज करना साइक्लिक में, इसमें आपको पॉसिबिलिटी ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, सारे सेम साइड हो, जैसे पहला लिखा हुआ है। ठीक है, ये वेज लिखा है मतलब सारे सेम साइड है। फिर एक को हमने अपोजिट किया, ब्रोमीन को अपोजिट किया, फिर आयोडीन को अपोजिट किया। ठीक है, अब कोई बोलेगा फिर हमने क्लोरीन को अपोजिट किया, तो इस तरह से उसका पॉसिबिलिटी आया तो 4 आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते, जेई टाइप का क्वेश्चन है। बट इसमें हमेशा कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको सोच के ही आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का कंडीशन क्या है कि अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है तो उन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, और हर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इन 2 फॉर्म्स को हम आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं, जिनको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, और जिनको आपस में हम इनेंशियोमर्स भी बोलते हैं, और इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब सबसे पहले बात है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, तो ये तब बनता है जब कोई ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास करता है तो प्लेन पोलराइज्ड बनता है। जैसे ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है वो सारे डायरेक्शंस में लाइट को प्रोपेगेट करता है, वाइब्रेट करता है। अगर उसको हमने लिमिट कर दिया एक प्लेन में तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा, और ये तभी होगा जब उसको हम निकोल प्रिज्म से पास करेंगे, बिकॉज निकोल प्रिज्म लाइट को एक सिंगल प्लेन से ही अलाउ करता है, बाकी सारे इस वाले लाइंस को वो अलाउ करेगा बिकॉज इस प्लेन का वो पैरेलल है, बाकी सबको उसने ब्लॉक किया, तो अब मेरे पास ये लाइट है, तो ये जो लाइट मिला उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसको हमने किसी एक सैंपल से पास किया, पहला पॉसिबिलिटी जैसा था वैसा ही रह गया, मतलब मेरा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, बट अगर वो रोटेट हुआ तो क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो अगर वो क्लॉकवाइज हुआ तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, उसको हम प्लस फॉर्म या स्मॉल डी फॉर्म से इंडिकेट करते हैं। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो उसको हम लीवो रोटेटरी या माइनस फॉर्म या स्मॉल एल फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को लिखा हुआ, इफ ए कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। और जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिमीटर बोलते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूला बनता है इसको कैलकुलेशन, बिकॉज ये जो एंगल रोटेट हुआ, डिवाइस तो हमें बता देगा ना डाटा, अब वो डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जो एंगल ऑफ रोटेशन है 2 टर्म्स में इंडिकेट होता है, एक होता है ऑब्जर्व रोटेशन और एक होता है स्पेसिफिक रोटेशन। ऑब्जर्व रोटेशन हर आदमी का अलग अलग हो सकता है, सेम कंपाउंड का, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, बिकॉज मैंने कौन सा डिवाइस यूज किया, आपने कौन सा डिवाइस यूज किया, आपने कौन सा कंसेंट्रेशन यूज किया, इन सब पे फर्क पड़ता है। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन सबका एक होना पड़ेगा, बिकॉज एक कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन एक होता है। मतलब बेसिकली ऑब्जर्व रोटेशन जो है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है, और जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो इंटेंसिव वेरिएबल है। तो जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल पे डिपेंड करता है एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। मींस इसको हमने थीटा बोला है, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जबकि जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये कांस्टेंट है, और ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड टेम्परेचर।
इसलिए यहाँ लैम्डा टी लिखा होता है। और ऑब्जर्व रोटेशन से हम स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू थीटा बाई सी इंटू एल। अब इसमें एक ही लिमिटेशन है, सी होना चाहिए ग्राम पर एमएल में, कंसंट्रेशन हमेशा ग्राम पर एमएल में लेना है, इसमें मोलालिटी नहीं लेना है, ग्राम पर एमएल में लेना है। और जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है उसको डेसीमीटर में लेना है। अगर आप लोगे आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 0.18 ग्राम कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व किया 10 ml ऑफ ईथर में, सैंपल सेल में प्लेस किया, जिसका 20 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है। ऑब्जर्व रोटेशन जो आया वो -5 डिग्री है, मतलब ये थीटा है। तो स्पेसिफिक रोटेशन पूछा है तो -5, माइनस प्लस जरूरी है बिकॉज उससे कंपाउंड का नेचर पता करता है, तो माइनस प्लस को छोड़ना नहीं है। -5 डिवाइडेड बाई, अब देखो इसने 0.18 ग्राम को 10 ml में किया है, तो हमें ग्राम पर ml का मतलब है इसको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, इसलिए 0.18 बाई 10 लिखा हुआ है इनटू ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब 10 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर होता है, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 डेसीमीटर, इसलिए 2 से किया। इस तरह से आपका कैलकुलेशन होके आ जाएगा। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन है कि आपको क्या करना है, रोटेट करना है किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब उसका क्या कंडीशन है कि कौन से कंपाउंड, अब लैब में तो हर कंपाउंड हमें मिलेगा नहीं, तो कैसे हम पता करेंगे कि कोई कंपाउंड पीपीएल को रोटेट करेगा। तो उसके लिए एक सिंपल कंडीशन है जो हमारे एग्जाम में काम आ जाएगा कि मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। और मॉलिक्यूल कायरल होने का कुछ कंडीशन है। सबसे बेसिक कंडीशन देखा जाए तो मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, और कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक तब नहीं होगा जब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, ठीक है। बट इसके लिए ऐसे इस लॉजिक पे क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे, आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा वो मिलेगा कायरल कार्बन पे, ठीक है, कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमने कायरल कार्बन ढूंढ लिया तो उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल कार्बन है तो वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट अगर एक से ज्यादा है तो वो एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब स्ट्रक्चर जरूरत है कि स्ट्रक्चर में प्लेनोसिमेट्री है या नहीं है, ये हमें सर्च करना पड़ेगा। तो कायरल कार्बन presence of अच्छा, chiral structure can be identified by presence of chiral center. An atom is called as chiral center if it is tetrahedral in nature, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा, और इसके सारे ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना पड़ेगा, भले उसमें से कोई आप लोन पेयर ही एक ग्रुप हो, ठीक है। तो कायरल केवल कार्बन नहीं, कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, बट वो टेट्राहेड्रल होना पड़ेगा, और उसके 4 ग्रुप्स इंक्लूडिंग लोन पेयर सारे डिफरेंट होने पड़ेंगे। अब यहीं पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास सिंगल कायरल कार्बन है तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट अगर एक से ज्यादा है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे सिंगल कायरल कार्बन है, एक्टिव है, 2 कायरल कार्बन है, एक्टिव है, 2 कायरल कार्बन है, इनएक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था नंबर ऑफ कायरल कार्बन सेंटर, और ये इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आता है, तो इसको ध्यान से देख लो, कितने कायरल कार्बन है वो काउंट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कार्बन कायरल है, यहाँ पे ये कार्बन कायरल है, 4 ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए बस। अब यहाँ पे किसी को ये कायरल दिख सकता है लेकिन है नहीं, बिकॉज इसके बाकी 2 ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट है। यहाँ पे 2 है, इसमें एक भी नहीं है, बिकॉज यहाँ से डिवाइड करेंगे तो दोनों इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, तो नहीं होगा। यहाँ पे है, तो इस तरीके से आपको कायरल कार्बन ढूंढना है इसमें। दूसरा, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। अगर कोई मॉलिक्यूल इसमें से कुछ भी कंटेन करता है तो मॉलिक्यूल को हम इनएक्टिव बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल्स आपके पास है, मैं उसको एक दो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्लेनोसिमेट्री क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर किसी में भी है, जैसे यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ से डिवाइड करता हूँ, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, जिसमें प्लेनोसिमेट्री है, कोई भी एक प्लेन मिलने से भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री है तो वो इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे इसमें सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान रखो कि अगर कभी भी आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर, चाहे वो 3, 4, 5, 6 मेंबर कोई भी मेंबर रिंग हो, अगर आपके पास 1, 2 पोजीशन, 1, 3 पोजीशन ऐसा कुछ दिखाई दे और वो ट्रांस में जाए तो एक्टिव होने का चांसेस बहुत हाई होगा। जैसे यहाँ देखो, ये 1, 2 है और ये एक्टिव ट्रांस में है, तो इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अगर वैसी का सिस फॉर्म ले लो, वो इनएक्टिव हो गया।
तो ये एग्जांपल्स अपने एक बार आप नोट्स में देख लो। हमें बस कम से कोई पूछता नहीं है, प्लेन सिमेट्री नीट के क्वेश्चंस में बहुत कम आता है, कायरल कार्बन से काम चल जाता है, बट अगर आ गया तो एक बार देखने में क्या है, बिकॉज है तो चीज यही। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या है कि अब सारे प्लेन ढूंढने का जरूरत नहीं है, सेंटर के रेस्पेक्ट में देखना है। सेंटर के रेस्पेक्ट में देखना है कि आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये सेंटर है। अब इस सेंटर में हमें देखना है इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर ग्रुप मिलना चाहिए। सीएल मतलब ये ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ गए उसका नीचे की तरफ जाएंगे तो सीएल मिलेगा। यहाँ भी मिल रहा है, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब जैसे इसमें देखो दोनों वेज है, वेज का मतलब दोनों आपकी तरफ है। तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो अगर एक सीएल यहाँ है और एक सीएल यहाँ है, तो यहाँ से इसके पास जाएंगे तो नीचे मिलना चाहिए तो सीएल, तो बोलेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो वेज के अपोजिट में डैश जब मिलेगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक बार अपने यहाँ पे ये एग्जांपल्स मिसिंग है, एक बार आप देख लो, आपके पास होना चाहिए, उसमें से आप एग्जांपल्स देख लो। उसके बाद कुछ कॉमन टर्म्स लिखाया था। पहला टर्म था इनेंशियोमर्स। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। डेफिनेशन नहीं, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। इनेंशियोमर्स क्या है कि दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, मतलब उनके उन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखो, डायरेक्टली मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके केस में उनको हम क्या बोलेंगे, हम इनेंशियोमर्स बोलेंगे। इनेंशियोमर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट स्पेसिफिक रोटेशन। इनेंशियोमर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट स्पेसिफिक रोटेशन। अगर ऐसा हुआ तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वहां पे इनेंशियोमर्स है। और इनेंशियोमर्स में जैसे मैंने बोला था इक्वल एंड अपोजिट का मतलब एक अगर +30 है तो दूसरा क्या होगा, -30 होगा। और अगर उनको इक्वल अमाउंट में मिला देते हैं तो हमें रेसेमिक मिक्सचर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए कि रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स व्हेन दे आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट। अनइक्वल मिलाओगे तो नहीं मिलेगा। और रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो दो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपल्स। ए ने बी को इनएक्टिव कर दिया या बी ने ए को इनएक्टिव कर दिया, तो बोलेंगे बाहर की तरफ से कोई फैक्टर लगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल कंपनसेशन। उसके बाद है मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड उन्हें बोलते हैं जो कि जिनके अंदर प्लेनोसिमेट्री मिलता है, या ऐसा बोलो मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इवन दे कंटेन काइडल कार्बन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सिमेट्री एलिमेंट आर कॉल्ड एज मीजो कंपाउंड, दैट इज दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव लेकिन उनके अंदर काइडल कार्बन मिलता है। एंड दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन मॉलिक्यूल कंटेन काइडल कार्बन। तो यहाँ पे इनएक्टिव है और इसके लिए कौन है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, बाहर से कोई दूसरा कंपाउंड नहीं आया, उसने खुद को कर लिया। जैसे देखो यहाँ पे 2 काइडल कार्बन है, अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो मिरर इमेज है, मतलब इस पार्ट ने इस पार्ट को इनएक्टिव कर दिया, दोनों है तो एक ही कंपाउंड का पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपनसेशन। तो रेसेमिक और मीजो में डिफरेंस है। रेसेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, लेकिन जो मीजो है वो इंटरनल कंपनसेशन से होता है। उसके बाद वर्ड है डायस्टेमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको तब बोलते हैं जब दो मॉलिक्यूल ना तो आइडेंटिकल हो ना ही वो मिरर इमेज हो, तो उनको हम डायस्टेमर्स बोलते हैं। और स्पेशली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस में ये बहुत वर्ड यूज होता है, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेमर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेमर्स। बाकी आप मिरर इमेज स्ट्रक्चर देख के भी क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए, उसमें वही करना है। डायस्टेमर्स का मतलब है ना तो सेम दिखेगा ना ही एग्जैक्टली अपोजिट दिखेगा, उनके बीच में कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा वो। उसके बाद टॉपिक है आरएस कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशन है वो हम पता कर सकते हैं यहाँ पे। तो आरएस को पहले फीचर में है। अब इसमें भी देखो सीआईपी रूल यूज होगा। एक कायरल कार्बन है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। कायरल कार्बन है, 4 ग्रुप है, प्रायोरिटी देंगे बेस्ड ऑन सीआईपी रूल। जैसे मान लो यहाँ पे पहला हो गया एन, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड प्रायोरिटी है, CH3 थर्ड प्रायोरिटी है और ये फोर्थ प्रायोरिटी है। ये प्रायोरिटी आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को एक ऐसे पोजीशन पे प्लेस करना है जो कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जरूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, मतलब फीचर में जो वर्टिकल पोजीशन होता है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो होता है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। तो
4 वाला वर्टिकल पे मिले तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो कर लेंगे, आगे देखते हैं कैसे करता है। तो पहले हम प्रायोरिटी देंगे, 1 से 2 की तरफ एरो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और डायरेक्शन देखेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आंसर क्या होता है एस, पर ध्यान रखना लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो जो दिख रहा है उसका उल्टा कर लो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। 1 से 2 की तरफ घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज गया, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही लोएस्ट प्रायोरिटी मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ पे होता, थर्ड वाले का जगह पे होता, तो इसका आंसर एस ही रह जाता। तो इस तरीके से हम आर एस वाले का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर किसी कायरल कार्बन सेंटर पे आपने इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ऑड नंबर ऑफ चेंज किया तो आपको अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ ऑब्जर्व पोजीशन। मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया, एस, और करेक्ट आंसर क्या आया, आर आया। यहाँ पे वही और दिखाया, देखो ये आर है, एक इंटरचेंज किया तो एस हो गया, एक और इंटरचेंज किया तो आर हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 इंटरचेंज हुआ, मतलब इवन हो गया, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कायरल कार्बन सेंटर है तो उसमें सबसे पहले कायरल कार्बन्स के आप कार्बन नंबर को पता कर लो। जैसे ये 1 है, ये 2 है, मतलब ये सेकंड कार्बन पे था, और ये थर्ड है। तो इस कार्बन में जैसे कॉन्फ़िगरेशन आया R तो मैं बोलूँगा 2R, और इस पे आया R तो मैं क्या बोलूँगा 3R। तो कॉन्फ़िगरेशन के साथ नंबर जो अटैच्ड होता है वो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पैरेंट चेन का नंबरिंग होता है। अब है रिलेशंस के ऊपर कि इन दो कंपाउंड्स में मुझे पता करना है, ठीक है। ये CHO है तो पहले तो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लो, ये रहा 1 2 3 एंड 4। वैसे यहाँ पे रहा, ये रहा 1 2 3 एंड 4। अब इन दोनों पे हमने कॉन्फ़िगरेशन, 2 पे आया 2R और यहाँ पे 3 पे आया 3R, और कॉन्फ़िगरेशन आप निकालो, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर यूज कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है। और यहाँ पे आया 2R और यहाँ पे क्या आया 3S। अब मैच करो, 2R था, ये 2R था, सेम रह गया, और ये था 3R और ये क्या हो गया 3S। अब मैच करके देखो क्या एग्जैक्टली सेम रहा या एग्जैक्ट अपोजिट हो गया हर कायरल कार्बन पे। इस कायरल कार्बन पे अगर वो अपोजिट हुआ है तो एनेंटियोमर्स बोलेंगे। If they have the same configuration at each chiral carbon center, then they are called as identical। और बीच में कुछ हुआ तो डायस्टोमर्स बोलेंगे। तो 2R एंड 2R मैच हुआ, बट 3R और 3S मैच नहीं हुआ, ठीक है। मतलब आधा मैच कर रहा, आधा मैच नहीं कर रहा, मतलब ना तो ये आइडेंटिकल है ना ही कंप्लीटली मिरर इमेज है। इनको हम क्या बोलेंगे, हम डायस्टोमर्स बोलेंगे। So if two molecules have same configuration at each chiral carbon center, then they are called as identical molecule। और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में इनको क्या बोलते हैं हम, enantiomers। If two molecules neither have same configuration or opposite configuration at each chiral carbon center, then they are called as diastereomers। और यहाँ पे उसी को रिलेशन निकाला है, देखो 2R था 2R आ गया तो आइडेंटिकल। सिंगल कायरल कार्बन में तो आपको या तो आइडेंटिकल या फिर enantiomers का ही रिलेशन मिलेगा, डायस्टोमर्स का नहीं मिलेगा, डायस्टोमर्स 2 में ही मिलेगा। और बेस डैश में क्या, फिर से सेम रूल है, बट इसमें एक ट्रिक बताया था कि अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पोजीशन पे है तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा, और अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पोजीशन पे नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को डैश वाले के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज मारना है। जैसे यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी 4 है, उसको डायरेक्टली एक्सचेंज मार दिया BR के साथ, देखो ये डैश पे, तो अब 2 यहाँ आ गया 4 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आंसर निकालो और इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो यहाँ का आंसर निकलेगा। तो यहाँ का आंसर R आया, ठीक है। इसका उल्टा कर देगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, S। और अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे ही है तो फिर तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आंसर निकालो, 1 से 2 की तरफ एरो। बट रूल में ध्यान रखना, 1 से 2 की तरफ जाने में हम 3 को क्रॉस नहीं करेंगे। 3 को क्रॉस करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में 3 नहीं आना चाहिए। 1 और 2 के बाद में 3 आए कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 और 2 के बीच में 3 नहीं आना चाहिए, 4 आ सकता है। उसके बाद डी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को देख के करते हैं। इसके बेसिस पे हम अमाइनो एसिड्स और कार्बो मोनोसैकेराइड्स का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं।
इसमें रूल क्या है कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम है, वो सबसे टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। और जो लास्ट कायरल कार्बन सेंटर है, उस पे OH का पोजीशन देखो। अगर OH जो है वो राइट हैंड साइड में है तो उसको हम बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या बोलेंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बेसिस पे कंपेयर करना है। जैसे मान लो ये एक कार्बोहाइड्रेट है, अब लास्ट कायरल कार्बन ये है, इस पे OH कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो बोलेंगे ये एल है। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब ये रहा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, ये रहा उसका लास्ट कायरल कार्बन। इसमें OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में है, तो उसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। और डी और एल जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। ये अगर डी फॉर्म है और ये एल है तो एग्जैक्टली इसका क्या होगा, हर कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होना पड़ेगा, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो डी और एल फॉर्म सेम कंपाउंड का हमेशा इन इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का कोई रिलेशन पूछे तो वो हमेशा क्या मिलेगा हमें, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स का रिलेशन मिलेगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फिर से सेम फॉर्मूला है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है तो 2n। अब यहाँ पे n में ध्यान रखना है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का भी और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, मतलब कायरल कार्बन को भी काउंट करना पड़ेगा। और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो फिर से n इवन का फॉर्मूला है जो पहले था, बट पहला वाला जो टर्म है वो एक्टिव का होगा, दूसरा वाला टर्म जो होगा वो इनएक्टिव का होगा। और अगर n ऑड है तो फॉर्मूले में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला 2 टू द पावर n माइनस 1 है, जिसमें से एक्टिव हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, और इनएक्टिव हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। इस तरह का कुछ होगा। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अगर आपके पास दो कायरल कार्बन, उसी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे, कायरल कार्बन निकाल के आपका हो जाएगा। आपके नोट्स में है, देख लो उसमें से। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट था कि अगर आपके पास कंसेक्यूटिव कायरल कार्बन है तो उसमें प्रो कायरल को भी इंक्लूड करना है। जैसे ये एग्जांपल था, ये कायरल है, इसमें सारे ही कायरल है। जो यहाँ पे ये कायरल है, ये कायरल है, बट ये कायरल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये दोनों ग्रुप उसके लिए सेम है, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रो कायरल। तो प्रो कायरल के को हम n में काउंट करते हैं। यहाँ पे बोलेंगे n का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, n का वैल्यू क्या है, 3 है वो। उसके बाद चलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। सो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या है, ये होता है रोटेशन के कारण, किसके बीच में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, कार्बन कार्बन रोटेशन के कारण होता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो रोटेशन के लिए है वो बहुत कम होता है। सो ऑल द स्ट्रक्चर क्रिएटेड ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत जल्दी एक दूसरे में चेंज होते हैं, इसके कारण यहाँ पे पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे बनाने के लिए मैं न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। न्यूमन प्रोजेक्शन का तरीका क्या है कि किसी बॉन्ड को ऑब्जर्वर देखेगा तो वो फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन को, फ्रंट और रियर कार्बन को वो आइडेंटिफाई करेगा। रियर कार्बन को सर्कल से इंडिकेट करते हैं, फ्रंट कार्बन को डॉट से इंडिकेट करते हैं, और उसके ऊपर जो भी अटैच्ड ग्रुप है उसको लगा देंगे जैसे कि है। बस ध्यान रखना है कि 120 डिग्री पे उसको हम रोटेट करेंगे। अब वो किसी भी लोकेशंस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, बस उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो बी वाले पे ड्रॉ किया तो बी यहाँ ड्रॉ किया, अब यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या हो गया, फ्रंट हो गया, तो ये डॉट कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया, रियर कार्बन हो गया, तो ये सर्कल हो गया। तो देखो सर्कल पे एक H होगा, H है, एक CH3 होगा, CH3 है, और एक C2H5 होगा, एक C2H5 है। और जो फ्रंट कार्बन है उस पर क्या आना चाहिए, 3 हाइड्रोजन है। वही अगर ए पे ड्रॉ कर रहा है वो, तो उसके लिए ये वाला कार्बन जो है वो, ये CH वाला जो है वो क्या हो गया, फ्रंट हो गया, और ये CH2 वाला क्या हो गया, रियर हो गया। तो देखो रियर वाले पे 2 हाइड्रोजन एक CH3 होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन एक CH3 है, और फ्रंट वाले पे 2 CH3 और एक H है, वो आ गया। इसे न्यूमन बनाते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स लगता है, डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल का मतलब होता है इट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन। अब टू प्लेन का मतलब क्या है कि आप ऐसे सोचो, दो बॉन्ड्स को लेना है,
एक रियर का बॉन्ड होना चाहिए, एक फ्रंट का बॉन्ड होना चाहिए। उन दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक बॉन्ड है, ये किसके साथ है, रियर के साथ है, और ये एक बॉन्ड है वो फ्रंट के साथ है। तो इन दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसको डायहेड्रल एंगल बोलेंगे। अब कोई बोलेगा इस बॉन्ड के बीच में और इस बॉन्ड के बीच में एंगल को डायहेड्रल नहीं बोलेंगे, बिकॉज दोनों तो सेम ही है, ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल हो गया। बट अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनके बीच में डायहेड्रल एंगल डिफाइन हो सकता है। तो रियर का दो बॉन्ड पकड़ लोगे या फ्रंट का दो बॉन्ड पकड़ लो तो आपको बॉन्ड एंगल मिलेगा। बट एक फ्रंट और एक रियर का बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायहेड्रल एंगल बोलेंगे। दूसरा टॉर्सनल स्ट्रेन, ये होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। पर ध्यान देना है एक बॉन्ड पेयर रियर का होना चाहिए, एक बॉन्ड पेयर फ्रंट का होना चाहिए। जैसे ये एक बॉन्ड पेयर है, ये रियर का है, ये एक बॉन्ड पेयर फ्रंट का है, तो इसको बोलेंगे, इनके बीच में जो रिपल्सन है उसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन बोलेंगे। और ये तभी ज्यादा होगा जब वो आमने सामने आएंगे और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से ग्रुप का बॉन्ड है। जैसे यहाँ भी CH3 के सामने CH3 और यहाँ CH3 के सामने H है, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज बॉन्ड के सामने बॉन्ड है, ग्रुप से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो स्टेरिक स्ट्रेन का होगा। तो जितना डाइहेड्रल एंगल आपका कम होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे वही दिखाया गया है कि 1 और 4 में भले ही CH3 से CH3 का डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे कम है, लेकिन दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन सेम है, इसलिए 1 = 4 लिखा है। देखो, बिकॉज दो बॉन्ड्स के बीच का जो डायहेड्रल एंगल है वो सेम है। और सिमिलरली 2 और 3 में ज्यादा है बिकॉज डायहेड्रल एंगल कम हो गया। और तीसरा स्टेरिक स्ट्रेन, इसको साइज के कारण लेते हैं, जितना ज्यादा साइज होगा स्टेरिक स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। अब दो टाइप का मॉडल हमें पढ़ना है, एक इथेन में और एक ब्यूटेन में। ठीक है, तो अब इथेन का क्या है कि अगर किसी बॉन्ड पे आपने फोकस किया और उस बॉन्ड के दो फ्रंट और रियर में से किसी भी एक एटम पे 3 ग्रुप सेम है तो वहां पे इथेन का मॉडल चलेगा। बट अगर वहां पे दोनों में से किसी के पास भी 3 ग्रुप सेम नहीं है तो फिर ब्यूटेन का मॉडल चलेगा। तो जब इथेन का मॉडल आता है तो यहाँ पे दो ही फॉर्म बनता है, एक स्टैगर्ड बनता है और एक इक्लिप्स बनता है। हम फ्रंट वाले को, मैं हमेशा फ्रंट वाले को रोटेट करता हूँ 60 पे, तो फ्रंट वाले को रोटेट करो तो पहले H के सामने H आया, फिर से रोटेट करो तो फिर से यही बनेगा। ठीक है, फिर से आपका स्ट्रक्चर यही बनेगा। तो जब डायहेड्रल एंगल मैक्सिमम है तो स्टैगर्ड बोलते हैं और मिनिमम है तो क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इक्लिप्स में टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है और स्टेरिक स्ट्रेन भी ज्यादा है, इसीलिए स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दो एक जैसा, बट दोनों का आंसर अलग अलग होता है। अगर कोई पूछे कि किसी भी कंपाउंड के कितने टोटल पॉसिबल कन्फर्मर्स है तो वो हमेशा इनफाइनाइट होगा। लेकिन जब भी वो कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कन्फर्मर्स कितने होंगे तो वो फिक्स है। और इथेन के केस में कितना आ गया, दो आ गया, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। So in case of Newman projection, if out of front and rear carbon, if at least one carbon contain three similar groups, क्योंकि इथेन के केस में दोनों नहीं रखा है, जरूरी नहीं है दोनों रखे। जैसे यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे फ्रंट पे 3 हाइड्रोजन तो इसमें भी 2 ही आएगा। यहाँ पे देख लो, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, 2 ही आएगा। यहाँ पे आप देख लो, या यहाँ पे देख लो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 3 CH3 है, तो इन दोनों में से कहीं भी बनाओ आपको 2 ही मिलेगा। उसके बाद है ब्यूटेन। ब्यूटेन में मैं इस पोजीशन को नहीं देख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे 3 सेम है तो 2 ही मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं, और जब ऐसा बनाते हैं 60 पे रोटेट करते हैं तो 4 स्ट्रक्चर मिलता है, फुली इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, गॉच एंड एंटी। अब जो स्ट्रेन देखोगे फुली इक्लिप्स में सबसे ज्यादा है, इसमें स्टेरिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा है और टॉर्सनल स्ट्रेन फुली इक्लिप्स और पार्शियली का सेम है। और गॉच और एंटी में टॉर्सनल स्ट्रेन सेम है बट स्टेरिक स्ट्रेन गॉच में ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ये उसका ऑर्डर लिखा हुआ है। स्टेबिलिटी देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एंटी फॉर्म ब्यूटेन के केस में क्या है, ज्यादा होगा गॉच से। क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज एंटी फॉर्म में कौन सा स्ट्रेन नहीं है, स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम है। जीरो नहीं बोलेंगे, मिनिमम है, कुछ ना कुछ तो एच भी लगाएगा ही। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो सबसे ज्यादा एंटी होगा, फिर गॉच होगा, फिर पार्शियल इक्लिप्स होगा और फिर फुल इक्लिप्स होगा। कोई बोले पार्शियली और फुली में क्यों डिफरेंसेस है, बिकॉज दोनों में स्टेरिक स्ट्रेन का डिफरेंस है जो कि एंटी और गॉच में भी है। और कोई पूछेगा एंटी गॉच इनसे क्यों ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इनमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम है।
तो ब्यूटेन के लिए 4 होता है डिफरेंट, बाकी पॉसिबल तो यहाँ भी इनफाइनाइट ही होगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आया तो पॉइंट क्या है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आया तो गॉस के केस में डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है और 60 डिग्री पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रिपल्सिव नहीं है, वो अट्रैक्टिव है और अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी मिलता है। इसीलिए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो एंटी से ज्यादा कौन स्टेबल होगा? गॉच ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी पार्शियली और फुली में कोई डिफरेंसेस नहीं आता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चाहे ना हो। अब यहाँ पे था फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कन्फॉर्मर्स एंड मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अलोंग इंडिकेटेड वन। जैसे नॉर्मल पेंटेन है C1C2 पे बोला गया, तो C1C2 देखो, इसमें फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है, तो यहाँ पे 2 कन्फर्मर्स ही होंगे। ठीक है, प्रोपेन 1,2 डायोल, तो 1,2 डायोल में उसने C2C3 बोला है, तो C2C3 में देखो यहाँ पे लास्ट वाले में यही है ना, ये रहा 2, ये रहा 3, तो 3 पे 3 हाइड्रोजन है तो 2 ही कन्फर्मर्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, तो फ्रंट रियर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो स्टैगर्ड ही है, यहाँ भी स्टैगर्ड ही है। एन पेंटेन C2C3, अब देखो इन दोनों में से किसी भी कार्बन 3 सेम नहीं है तो 4 बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो एंटी फॉर्म होगा। यहाँ पे है प्रोपेन 1,2 डायामाइन, तो प्रोपेन 1,2 डायमंड C1C2 पे, इसमें से किसी भी कार्बन पे 3 ग्रुप सेम नहीं है तो फिर से 4 बनेगा। और ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो गॉच वाला होगा। इस तरीके से आप इसमें पता कर सकते हो। एक है 1 फ्लोरोएथेनल, ये रहा। अब इसमें इस कार्बन पे ड्रॉ कर रहे हो, इस पे 3 हाइड्रोजन सेम है, इसमें 2 कन्फर्मर्स आएंगे। फिर 2 फ्लोरोएथेनल, तो 2 फ्लोरोएथेनल में यहाँ पे अब देखो दोनों में से कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे 4 कन्फर्मर्स बनेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH और F के बीच में हो सकता है, इसको हम बोलेंगे गॉच होगा। ठीक है, तो ये था आइसोमेरिज्म का रिवीजन। तो आराम से इसको देखो, सुनो, एक बार पढ़ा हुआ तो आपका है ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।